आज हम लोग बात करेंगे मुक्तिबोध की एक बहुत ही चर्चित कविता, जिस कविता का क्या नाम है? भूल गलती। मुक्तिबोध आधुनिक दौर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और तार सप्तक के पहले कवि भी रहे हैं। प्रगतिशील चेतना, मार्क्सवाद और गहन वैचारिकता उनकी कविताओं के केंद्र में रहे हैं। साथ ही साथ मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन का जो आत्मसंघर्ष है वह उनकी कविताओं में बार बार गूंजता रहा। चूंकि मुक्तिबोध गहन वैचारिकता के कवि हैं, विचार उनकी कविताओं में बहुत गहराई से आता है और यह विचार संकल्पना के स्तर पर है। तो इसलिए कविताओं को खोलने से पहले मुक्तिबोध की संकल्पनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और संकल्पनाएं क्या होती हैं बच्चे? संकल्पनाएं होती हैं कि सामान्य भावबोध नहीं होता है, जो कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उसका बौद्धिक अर्थ क्या है, उसका विशेष अर्थ क्या है। जैसे हम भूल गलती के संदर्भ में भी इस बात को आज जानेंगे। तो जब तक मुक्तिबोध की कविताओं में संकल्पनाओं को हम नहीं खोल पाते हैं तब तक कविताओं की गांठ अनसुलझी सी रह जाती है, वो कविता की गांठ भी नहीं खुल पाती है। तो भूल गलती कविता को पढ़ने से पहले हम इस भूल गलती की संकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम ये समझ लेंगे कि ये भूल गलती है क्या, ठीक है, तो कविता खुद ब खुद अपने आप हमारे सामने खुलती चली जाए। चूंकि मुक्तिबोध मध्यम वर्गीय परिवार से थे, मध्यम वर्गीय समाज से थे, इसलिए मध्यम वर्ग के जीवन, मध्यम वर्ग की प्रवृत्तियों, मध्यम वर्ग के आत्मसंघर्ष और कुशलता से चित्रण उसका उन्होंने किया है। ठीक है, और उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की जो कमियां हैं, उसका जो चरित्र है, वो उसका भी चित्रण करते हैं कि कैसे वह मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थों के लिए समझौते कर लेता है। कैसे वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या है, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता के तमाम सारे मूल्यों को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसी मध्यम वर्गीय समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके भीतर ईमानदारी का भी तेज है, ईमानदारी का भी प्रयास है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें एक साथ चलती हैं। अच्छा, मुक्तिबोध इस बात को समझते थे कि बेहतर समाज और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए वो अपनी कविताओं में बार बार मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन का चित्रण भी करते हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के चरित्र का भी चित्रण करते हैं और उसके संघर्षों का भी चित्रण करते हैं। इस कविता में जो भूल गलती है, यह भूल गलती मध्यम वर्गीय व्यक्ति के उस चरित्र से है जिसके कारण वह छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए ईमानदारी, नैतिकता, तमाम तरह के मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे देता है। भूल गलती से क्या मतलब है? यहाँ पे मध्यम वर्गीय, क्या मतलब है भूल गलती से? मध्यम वर्गीय व्यक्ति के उस चरित्र से है। हमारे समाज में आप देखते हैं ना लोगों को, हम भी तो उसी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय समाज से। आप देखते हैं ना कि अधिकतम लोग अपने निजी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए सच्चाई, ईमानदारी जैसे मूल्यों की क्या कर देते हैं, तिलांजलि दे देते हैं और छोटी छोटी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जीवन भर समझौते करता रहता है। ये है भूल गलती का आशय। स्पष्ट हो गया? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि उनकी कविताओं में संकल्पनाएं आती हैं जो अपने विशेष बौद्धिक अर्थ को लेकर के होती हैं। ये भूल गलती उसी विशेष बौद्धिक अर्थ को लेकर के है जिसकी तरफ मुक्तिबोध का संकेत है। वह मध्यम वर्गीय व्यक्ति का जीवन एक व्यक्ति नहीं है, पूरा मध्यम वर्गीय समाज है, जहां वह अपने स्वार्थों के लिए लगातार ईमानदारी, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ देता है और जीवन भर अपनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए समझौते करता रहता है। आगे बात समझ में? अब जब मैं भूल गलती कहूंगा तो आप क्या समझेंगे? उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति के चरित्र के बारे में समझेंगे। स्पष्ट है बात? यह भूल गलती इतनी ताकतवर हो जाती है कि इससे पार पाना कठिन हो जाता है। और इस कविता की खासियत यह है, जैसा कि अभी मैंने कहा, कि यह भूल गलती इतनी ताकतवर हो जाती है कि इससे पार पाना, इसको तोड़ पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इस कविता में मुक्तिबोध ने इस भूल गलती को एक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया है।
एक ताकतवर सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके दरबार में ईमानदारी और सच्चाई को घसीट करके बंदी बना करके लाया जाता है, और जो ईमानदारी और सच्चाई की जो दुर्दशा होती है उसका एक चित्रण इस रूपक के माध्यम से इस पूरी कविता में मुक्तिबोध ने की। आई बात समझ में? अब आप अपने इस मध्यम वर्गीय समाज को देखिए कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ईमानदारी की राह पे चलने वाला व्यक्ति कितना परेशान होता है, उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति, अपने स्वार्थों के लिए लगातार समझौते करने वाला व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठा होता है। कविता में जो रूपक प्रस्तुत किया उसमें सुल्तान कौन है? भूल गलती। भूल गलती मतलब मध्यम वर्गीय व्यक्ति की वह इच्छा या वह चरित्र जिसमें वह स्वार्थ से लबरेज है और छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए ईमानदारी और नैतिकता को त्याग देता है। और बंदी कौन है? ईमानदारी और सच्चाई। और इस रूपक में मुक्तिबोध यह दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वार्थ भावना इतनी अधिक ताकतवर हो जाती है कि उसके सामने ईमानदारी और सच्चाई को घुटने टेकने पड़ते हैं, या उसके सामने ईमानदारी और सच्चाई को बार बार पीड़ित होना पड़ता है। स्पष्ट है? अब कविता खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब दिमाग में आपके रूपक आ गया। रूपक आ गया कि सुल्तान कौन है, ताकतवर कौन है? भूल गलती। और उसके सामने में पेश किसे किया गया है? ईमानदारी और सच्चाई। ठीक है, अब कविता पे आइए। कविता पढ़ते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम। बोध की एक बड़ी विशेषता है कि वे अपनी कविताओं में जो रूपक चुनते हैं उसका अर्थ भी खोलते जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, यानी कि ये जो स्वार्थ भावना है, ये जो सुल्तान है, कौन है ये? सुल्तान है ना ये भूल गलती। ये कहाँ बैठी है? तख्त पर दिल के। हर व्यक्ति के दिल पे क्या है? बैठी हुई है, विराजमान है। जिरह बख्तर पहनकर, और क्या पहना है? कवच पहनकर, बहुत मजबूत है। जिरह बख्तर पहनना मतलब, जिरह बख्तर कहते हैं कवच को, ठीक है ना, कवच पहनकर बैठी हुई है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। और वह जो सुल्तान है, ठीक है, वह बहुत ताकतवर है। उसके हथियारों की चमक कहां से दिखाई दे रही है? दूर से ही दिखाई दे रही। सुल्तान कौन है? भूल गलती। ठीक है, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से, और उसकी आंखों में नुकीले पत्थरों से घायल कर देने वाली तेज है, यानी कि वो आक्रामक है, यानी कि वो क्या है? घातक है। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। और दरबार का चित्र खींचा। क्या कहा? वहां पे सैनिक भी हैं चारों तरफ दरबार में, जो सिर झुकाए खड़े हैं और पंक्तिबद्ध है सब कुछ। जैसे सुल्तान दरबार में आसन पे बैठता है तो सेना कैसे पंक्ति में लोग खड़े होते हैं ना दरबार में, वैसे ही वो सारे लोग बैठे हैं। और ये कौन है? ये स्वार्थ से लबरेज लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो स्वार्थ से भरे हुए हैं और जिन्होंने नैतिकता, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। ब्रज लोगों की पंक्तियां हैं जो कदम कदम पर अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी के मूल्यों से क्या कर देते हैं? समझौते कर लेते हैं। यही कारण है कि वे चुप हैं, ठीक है, विवश हैं, है ना। और आगे कहा कि अनगिनत खंभे व मेहराबों थमे दरबारे आम में। अनगिनत खंभे समझते हैं ना, पिलर जिस पे दरबार बनता है, और मेहराब कहते हैं दरवाजे पे अर्धमंडलाकार रचना। आप देखें कि पूरा रूपक एक दरबार का गढ़ रहा है, ठीक है, जहां पे जो सैनिक कौन है? वो कैदी हैं, बंदी लोग हैं, ठीक है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए हर कदम कदम पे क्या करते हैं? समझौते करते हैं। और जैसा कि शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि इस दरबार में अब किसे पेश किया जाना है? ईमानदारी और नैतिकता को, सच्चाई को। अब वह पेश होती है। तो अब देखिए क्या है, जैसा कि प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि यह कविता जो है इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति का चरित्र भी है और मध्यम वर्गीय व्यक्ति का आत्मसंघर्ष भी है। तो सिर्फ कवि भूल गलती का चित्रण ही नहीं करता है, उस मध्यम वर्गीय समाज के उस व्यक्ति का भी चित्रण करता है जिसके भीतर ईमानदारी है, जिसके भीतर नैतिकता है, जिसके भीतर मूल्य है,
सरलीकृत नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि समाज में सारे लोग स्वार्थी हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि समाज के सारे लोग ईमानदार हैं। तो वो जो एक आत्म संघर्ष है उसका चित्रण किया है। और अब इस बंद में हम देखें, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। किसे कैद करके लाया गया है? ईमान को कैद करके लाया गया। किसके दरबार में? सुल्तान। और सुल्तान कौन है? भूल गलती है। भूल गलती कौन है? मध्यम वर्गीय व्यक्ति का स्वार्थ, और वह चरित्र है जिसके लिए वह हमेशा मूल्यों से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर है। आई बात समझ में? तो कहा, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। सत्य परेशान है, पीड़ित है, उसे यातनाएं दी जा रही हैं, उसे कष्ट दिया जा रहा है, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, लेकिन उसके चेहरे पे विद्रोह का स्वर है। वह डरा हुआ नहीं है, वह पीड़ित है, वह परेशान है, उसे घाव दिए गए हैं, लेकिन उसके चेहरे पे देखिए एक गरिमा है, उस पर कांप दिल की भाप उठती है। जो विद्रोह का स्वर है उसका वाष्प उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर रूप है, देखिए कैसे गढ़ता है कवि। ठीक है, ने हथकड़ी वह एक ऊंचा कर, उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसका कद छोटा नहीं है, ऊंचा कद है। समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के। सच्चाई के ऊपर जो निर्ममता पूर्वक प्रहार हुआ है, उससे उसका अंग अंग क्या हो गया है? जख्मी हो गया है। खून के लाल धब्बे क्या हो रहे हैं? साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वह कैद कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। लेकिन वो डरा नहीं है। वो सुल्तान यानी कि भूल गलती की आंखों में आंखें डाल रहा है, आंख में आंख मिला रहा है। उसके आत्मबल की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सका है। वह बहुत ताकतवर है, वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो डर नहीं रहा है। और कहा, खौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। निगाहों में बेखौफ चमक है, नीली बिजलियों को वो सुल्तान की तरफ फेंकता है और उससे नजर मिलाता है, यानी कि वो डरा नहीं है। सत्य बहुत ताकतवर होता है, इसका चित्रण यहाँ कवि ने स्पष्ट है। कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है चीजें? सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। सारे अधिकारी, शायर, कवि, दार्शनिक, बुद्धिजीवी, ये सब लोग चुप हैं, सब के सब खामोश हैं। सरदार भी चुप हैं, सिपाह सलार जो सलाह देने वाले लोग हैं वो भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग मन की सुविधा भोगी स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? जो एक स्वार्थी व्यक्ति जो बड़े बड़े पद पे जो कायम है, उसके साथ जो लोग हैं वो भी उसी तरह के लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन से क्या किया है? जीवन के मूल्यों से क्या किया है? समझौता किया है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो सरदार हो। इसलिए क्या है? सबके सब चुप हैं, खामोश हैं। जाहिर सी बात है, स्वार्थी व्यक्ति कभी जुबान नहीं खोलता है। जो समझौता परस्त व्यक्ति होगा उसकी आवाज बुलंद नहीं होगी, सत्य कहने की उसके भीतर कोई ताकत नहीं होगी। तो ये अधिकारी, कवि, शायर सबका मिला जुला रूप प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा कि ये सारे के सारे खामोश हैं। कहाँ खामोश हैं? उस दरबार में, जिस दरबार में सुल्तान कौन है? भूल गलती, और जहां बंदी बनाकर किसे लाया गया है? ईमानदारी। आगे बात समझ में? अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल से। अच्छा, इसमें क्या है? तो मुक्तिबोध ने क्या किया कि मध्यकालीन दरबार का चित्र खींचा, तो ये जो तीन नाम लिए, ठीक है ना? अल गजाली क्या थे? दार्शनिक थे, ठीक है। इब्ने सिन्ना जो थे वो ज्योतिषी थे, अल बरूनी थे वो यात्री थे। तो ये तीन बड़े बड़े लोगों का उन्होंने जिक्र किया, एक दरबार का चित्र वो खींच रहे हैं। तो वहां से उन्होंने रूपक भी लेकर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, संकेत करने के लिए इसका चुनाव किया है। आगे बात समझ में?
आगे कहा नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार कर सिरतान खुद मुख्तार। किसको नामंजूर है? ईमानदारी और सच्चाई को समझौते के आधार पर जीवन की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। वह ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं जीना चाहता है। उसे जीवन जीने के लिए इन शर्मनाक शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हट इनकार कर सिरतान था खुद मुख्तार। इसलिए वह हट से, रोब से इनकार कर देता है और खुद मुख्तार। अपना राजा वह स्वयं है, अपना मालिक वह स्वयं है। जो दूसरे का, जो स्वार्थ पे आधारित जो जीवन व्यक्ति जिएगा उस पे दूसरे का सिकंजा होगा, वह दूसरे के हिसाब से चलेगा। लेकिन जो सच्चा है, जिसके भीतर अपनी आत्मा का रंग है, जिसके भीतर अपनी सच्चाई की आवाज बुलंद है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। वह अपने मूल्यों पे जीता है जीवन, वह अपने शर्तों पे जीता है जीवन। उसे अपना जीवन जीने के लिए किसी का पिछलग्गू नहीं होना पड़ता है। उसे अपना जीवन जीने के लिए किसी की चापलूसी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वह इस बात के लिए तैयार है कि वह जीवन में कभी समझौते नहीं करेगा। उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, उसकी आत्मा की आवाज बहुत बुलंद है। वह जब भी बोलेगा तो सच बोलेगा, जब भी कहेगा तो ईमान की बात करेगा, जब भी बोलेगा तो सच की बात करेगा। इसलिए वह क्या है? अपना मालिक स्वयं है और वह अपने जीवन के मूल्यों पे हमेशा अडिग रहेगा। वह राजा है, वह सबसे बड़ा राजा है। आपको रहीम का वह दोहा याद आ रहा है कि चाह गई चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन के साह। कि चाह घटी, चिंता हटी तो मन बेपरवाह हो गया, इच्छाएं खत्म हो गई तो मन बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वही साहन के साह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वह राजाओं का भी राजा है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वह स्वार्थी नहीं हो सकता। वह स्वार्थी नहीं होगा तो वो सच्चा होगा, वो सच्चा होगा तो निर्भीक होगा, उसकी आवाज बुलंद होगी, वो बोलेगा सत्य के लिए, वो लड़ेगा सत्य के लिए, वो विद्रोह करेगा सत्य के लिए। ठीक है, अब आगे कहा कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का सिर्फ अब सन्नाटा। अब यहां पे कवि कह रहा है कि लेकिन कोई यह सोचे कि लेकिन ना, अंत में क्या कहा? लेकिन ना। अब वो कह रहा है कि कोई ये सोचे कि जो ईमानदारी का जो उत्साह है, जो विद्रोह है, उसको देखकर अगर कोई ये सोच ले कि जो सुल्तान है, यानी कि जो भूल गलती है, उसकी सत्ता समाप्त होने वाली है, उसके ऊपर घने साए स्याह मंडरा रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए, या उसका जो जिरह बख्तर है, उसका जो कवच है वो कमजोर होने लगा है मिट्टी की तरह, या रेत का सा ढेर, या रेत की तरह वह ढहने लगा है शहंशाह का भूल गलती का वह घर, और शाही धाक अब सिर्फ सन्नाटे में बदलने जा रहा है सुल्तान का जो शाही धाक है। तो लेकिन ना, ऐसा नहीं है। तात्पर्य क्या है कि सिर्फ ईमानदारी का उत्साह दिखाने से, ईमानदारी का भाव जग जाने से आप भूल गलती की सल्तनत को, भूल गलती रूपी सुल्तान को समाप्त नहीं कर सकते। उसे कैसे समाप्त करेंगे? इसकी बानगी कवि ने आगे की पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। ठीक है, कहा लेकिन ना, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, उसका जवाब दिया जमाना सांप का काटा। हमारा जो वर्तमान समय है ना, उसको भूल गलती रूपी सांप ने क्या कर दिया है? काट लिया है। मुश्किल है। हमारे पूरे वर्तमान को आप देखें तो जो मध्यम वर्गीय समाज है वह स्वार्थ की नींव पर ही अपने सुनहरे महलों का स्वप्न देख रहा है। इसलिए मुश्किल काम है। जमाना सांप का काटा, और ऊपर क्या कहा? लेकिन ना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। और कहा भूल आलमगीर। भूल जो है, आलमगीर कहते हैं दुनिया को जीतने वाला। इस भूल ने दुनिया को क्या कर लिया है? जीत लिया है। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार। और क्यों जीता है, क्यों खूंखार हुआ है? क्योंकि मेरी और आपकी कमजोरियां इसमें शामिल हैं, और मेरी आपकी कमजोरियों ने ही इसको क्या कर दिया है? कवच लिया है। ठीक है, हाँ, खूंखार आलीजाह, और आलीजाह कहते हैं ऊंचे स्थान पर बैठने वाले को। ठीक है, ये जो खूंखार भूल गलती है वह कहां बैठी हुई है? ऊंचे आसन पर।
वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम। कहा कि खुदगर्जी जो स्वार्थ है उसने सच्चाई की आंखें क्या कर ली हैं, निकाल ली हैं। सब बस्तियां दिल के उजाड़े डालता, और वह हमारे शुरू में देखिए तख्त पर दिल के, और वह हमारे दिल पे इस कदर बैठा है कि मानवीय भावनाएं, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता मूल्य के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। उसने सबको उजाड़ दिया है, करता हमें वह घेर, उसने हमें घेर लिया है, जकड़ लिया है बेबुनियाद बेसिर पैर। वह हमारी उच्च भावनाओं को नष्ट करके हमें बेबुनियाद बना देता है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमसे छीन लेता है। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। जैसे कि उसने हमारे सिर और पैर दोनों क्या कर दिए हैं, काट डाले हों, और हम सब उस स्वार्थ के बंदी हैं, और उस स्वार्थ के शाही महल में क्या हो गए हैं, कैद हो गए हैं। उसके आकर्षण में सबके सब बंद हो चुके हैं। स्पष्ट है? Yes, sir. कोई कष्ट? No, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. अंतिम बंद पढ़ते हैं। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। शुरू में मुक्तिबोध के प्रसंग में मैंने एक बात बताई थी कि वो कहते हैं कि ईमानदारी और नैतिकता के उत्साह भर से इस सुल्तान को परास्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसकी तरफ उन्होंने संकेत किया है। तो परास्त कैसे किया जा सकता है? कहते हैं कि इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। वो सारे दरबार में जो लोग बैठे हैं उनमें से ही कोई एक निकल करके भागता है, और जैसे मुंह से अजीब कराह निकल जाए और व्यक्ति अलग हो जाए, आजाद हो जाए, ऐसे कोई भागता है। भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। और चूंकि कवि भी उसी दरबार का हिस्सा है, कवि अपनी ही जुबानी वो सारी चीजें कह रहा है, और कवि भी स्वयं मध्यम वर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसे देखकर कवि भी समझता है कि ये क्या हुआ, कौन भागा। ठीक है ना, आगे उत्तर दिया। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। जो पंक्तियां खड़ी हैं, पहली पंक्ति में भी देखिए, पहले बंद में भी देखिए कि जो समझौता परस्त लोग हैं, जो कतारों में खड़े हैं जी हुजूरी के लिए, स्वार्थ के आगे अपने आत्मबल का समर्पण किए, वो भी सहमे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये भागा कौन है, हुआ क्या, आखिर कौन सी घटना घटी। सहमे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। लेकिन पहचाना कौन उस बात को? दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, ये वो व्यक्ति है जो शुरू से ही बहुत धूर्त है, शुरू से ही बहुत चालाक है, और जीवन को सुविधाभोगी बनाने के लिए उसने तमाम तरह के तिकड़म रचे हैं। वो तिकड़मी व्यक्ति है, इसलिए कहा कि उसके दिल में एक अलग जबड़ा है। दिल में जबड़ा, वो सामान्य आदमी नहीं है, बहुत तिकड़मी आदमी है, बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है, बहुत स्वार्थी है। वो सहम जाता है, वो समझ जाता है कि, और दो मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दो मुहापन व्यक्ति है, दोहरा चरित्र है उसका, और उसके पास तजुर्बा भी है इस दो मुहेपन का, इस दोहरे चरित्र का। वो समझ जाता है इस दरबार से कोई भागा, और जो भागा वह सुल्तान के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए वो थोड़ा संभलता है। और कौन भागा है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह भागा हुआ आदमी कौन था जो भागा है? और आगे देखें कि लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। ये कौन भागा, ये कौन उस तरफ जा पहुंचा? किले के दूसरी तरफ कौन जा पहुंचा?
दरबार से भागा हुआ आदमी। और वह भागा हुआ आदमी कौन था? वह भागा हुआ आदमी ईमानदारी, नैतिकता और मूल्यों की संकल्प शक्ति से भरा हुआ आदमी था कि किसी भी स्थिति में इन मूल्यों को मैं खोने नहीं दूंगा। ईमानदारी का भाव करना और उसके लिए संकल्प शक्ति भर लेना कि हर परिस्थिति में मैं इसके साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में मैं इन गुणों का त्याग नहीं करूंगा, ये वैसा व्यक्ति है। मुक्तिबोध यहाँ बताना चाहते हैं कि सिर्फ ईमानदारी और नैतिकता की बात सोचने से परिवर्तन नहीं होगा, भूल गलती को नहीं हराया जा सकता है, उसके लिए संकल्प शक्ति लेनी होगी कि करना ही है हर हाल में, तब जाकर उसमें परिवर्तन आ सकता है या तब जाकर उसे हम हरा सकते हैं। तो कहा, और यह व्यक्ति, दूसरे अर्थों में यह व्यक्ति कौन था? स्वार्थ से भरे हुए, दरबार में तो सभी स्वार्थी हैं, तो दूसरे आप कहें तो यह व्यक्ति कौन था? स्वार्थ से भरे दरबार में जितने भी लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर एक संकल्प शक्ति जागृत हो गई। हम सब के भीतर संकल्प शक्ति होती है, हम सब के भीतर अच्छाई और बुराई के भाव होते हैं और हम ये महसूस भी करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति के भीतर यह भाव जागता है और वह संकल्प शक्ति के साथ उस किले से भाग करके खड़ा हो जाता है, भाग करके दूसरी तरफ, किले के दूसरी तरफ चला जाता है। पूरा दृश्य देखें, दृश्य उपस्थित हो रहा है ना आपके सामने, दरबार का दृश्य है, सुल्तान का दृश्य है, कैसे ईमानदारी को कैदी बना करके लाया जाता है, ठीक है, और फिर कैसे वहां से एक व्यक्ति भागता है। तो जो भागा हुआ व्यक्ति है वह स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अब उसके भीतर संकल्प शक्ति आ गई है। तो कवि ने कहा, अगर भागा हुआ व्यक्ति ईमानदारी के संकल्प शक्ति से भरा हुआ भागा व्यक्ति है, वही परिवर्तन कर सकेगा। और कहा, जो कैदी भागा था वह शाही बुर्ज के दूसरी तरफ जा निकल गया और गोल टीलों तथा घने पेड़ों वाली घाटियों में खो गया। क्यों खो गया? महसूस होता है कि वह बेमालूम दर्रों के इलाकों में। ये काम आसान नहीं था, सबके सामने वो कर नहीं सकता था, क्योंकि भूल गलती रूपी सुल्तान क्या करती? उसे पकड़ लेते। इसलिए वह एकांत में गया, पहाड़ों के दर्रों में गया, जंगलों में गया, और वहां जाकर उसने क्या किया? सच्चाई के सुनहरे तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर कहते हैं सेना, और वहां जाकर वह सेना संगठित कर रहा है, सेना को सजा रहा है। यानी कि ईमानदारी और नैतिकता जो है उसको मजबूत करने के लिए और कौन कौन सी प्रवृत्तियां और कौन कौन सी भावधाराएं एक व्यक्ति के भीतर चाहिए, जिसमें कि संकल्प शक्ति है, अपनी अंतरात्मा की आवाज है, उन सब से वह अपनी संकल्प शक्ति को और अपनी ईमानदारी को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। और कहा, सच्चाई के सुनहरे तेज अक्षों के धुंधलके में, ठीक है ना, और भूल गलती को, यानी कि सुल्तान को हम उस अंधेरे में नहीं परास्त कर सकते जो हमारा परिचित है। यानी कि कौन सा सत्य? अंधेरे का सत्य, स्वार्थ का सत्य, ठीक है ना, उसमें हम उसको परिचित नहीं कर सकते। इसलिए मुक्तिबोध ने जो अंधेरा खड़ा किया है वह सच्चाई का स्वर्णिम अंधेरा है, वह सच्चाई का स्वर्णिम अंधेरा जो संकल्प शक्ति से भरी हो, उसी के धुंधलके में, उसी की परछाई में, उसी की छाया में हम मजबूत हो सकते हैं, अपने सैनिक को मजबूत बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसको परास्त कर सकते। अंत में कहा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और जो मध्यम वर्गीय चेतना है, जो व्यक्ति है, उनकी हार का बदला चुकाने कौन आएगा? वह व्यक्ति जो ईमानदारी और सच्चाई का संकल्प लेकर के भागा है और सेना क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। और कहा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। संकल्प धर्मा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब तक संकल्प नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं होगी, तब तक ईमानदारी और नैतिकता का कोई मोल नहीं है। ईमानदारी और नैतिकता संकल्प शक्ति के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। और रक्त प्लावित स्वर आसान नहीं है, वो टूटेगा, बिखरेगा, पीड़ा होगी, रक्त रंजित होगा, जैसे कि ईमानदारी रक्त रंजित हो रही है, लेकिन फिर भी वह लड़ेगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, और अंत में कहा कि हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हमारे ही भीतर वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ भाव है, ईमानदारी और नैतिकता की संकल्प शक्ति का भाव, जो धीरे धीरे क्या होगा? जब विस्तृत होगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। जब वह प्रकट होगा तो धीरे धीरे और बड़ा और विकट और विस्तृत हो जाएगा, और तभी हम क्या कर पाएंगे?
सुल्तान को हरा पाएंगे। ठीक है, संकल्प शक्ति अगर एक कैदी एक व्यक्ति के भीतर आने लगी तो धीरे धीरे यह क्या हो जाएगी, विस्तृत होती चली जाएगी और फिर हम सुल्तान को हरा सकेंगे। मुक्तिबोध की यह कविता आशावादी कविता है जो अंत में यह प्रस्तावित करती है कि इस भूल गलती रूपी सुल्तान को भी ईमानदारी और नैतिकता के संकल्प शक्ति से हराया जा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर वह भाव है, उसे ढूंढने और उसको जगाने की कोशिश करनी चाहिए। कविता का जो शिल्प है या कविता की जो भाषा है, इसमें फारसी भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अंत में आप देखें तो 3 शब्द संकल्प, धर्मा, चेतना, रक्त प्लावित, गुप्त स्वर्णाक्षर, प्रकट, विकट, ये सारे क्या हैं, हिंदी के संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं। यानी कि व्यक्ति को जब अपनी बात बहुत मजबूती से कहनी होती है तो वह अपनी भाषा का प्रयोग करता है। और बीच में चूंकि दरबार का चित्रण उसने किया है मध्यकाल का, इसलिए वह फारसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कविता।